हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फिर से प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज 23/11/2023 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एमिशन गैप रिपोर्ट मतलब EGR 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दो कथन है, एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कि यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ जरूर देखिए कितने कथन सही है। अच्छा, उपयुक्त में कथनों में से कौन सा से सही, कितने नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एमिशन गैप रिपोर्ट IPCC की वार्षिक जलवायु वार्ता से पहले प्रत्येक वर्ष लॉन्च की जाने वाली स्पॉटलाइट रिपोर्ट है। ठीक है, तो एमिशन गैप रिपोर्ट जो है यूनेप के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और ये IPCC का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए ना। तो ये होगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये तो फिलहाल यहाँ नहीं होगा, UNEP होगा। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। कह रहा EGR वर्तमान में देशों की प्रतिबद्धताओं के साथ वैश्विक उत्सर्जन और वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के स्तर के बीच अंतर को ट्रैक करती है। तक दूसरा सही होगा, केवल दो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर बी हो जाएगा। एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 कर रहा है। एमिशन गैप रिपोर्ट यानी उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट UNEP की वार्षिक जलवायु वार्ता से पहले हर वर्ष लॉन्च की जाने वाली स्पॉटलाइट रिपोर्ट है। अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक है, कर EGR वर्तमान में देशों की प्रतिबद्धताओं के साथ वैश्विक उत्सर्जन और वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के स्तर के बीच अंतर को ट्रैक करती है। अतः कथन दो सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक संस्करण उत्सर्जन अंतर को पाटने के तरीके की खोज करता है। पेरिस समझौते के तहत मौजूदा प्रतिज्ञाओं ने विश्व को इसी सदी के अंत तक पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2.5 से 2 सेल्सियस तापमान बढ़ाने की दिशा में अग्रसर किया है। पेरिस समझौता पार्टियों के सम्मेलन यानी कि COP21 के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐतिहासिक पर्यावरण समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभाव को संबोधित करने के लिए वर्ष 2015 में अपनाया गया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। कह रहा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से कथन सही है, उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है, कितने नहीं, कौन से और कितने में अंतर है। तो पहला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 2020 में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट का समापन किया है। ठीक है, तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट यहाँ शॉर्टकट में भी लिखा हुआ है। कर प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यास ऑस सिंडेक्स, ठीक है, जो भी इसको पढ़ लीजिए, के माध्यम से रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच काफ़ी अधिक जुड़ाव देखा गया है। फिर है तीसरा, हाल ही में दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो यहाँ पे तीनों कथन सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया और भारत ने 2020 में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट का समापन किया। यह समझौता परिष्कृत लॉजिस्टिक सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, तेजी से जटिल सैन्य भागीदारी को सक्षम बनाता है तथा क्षेत्रीय मानवीय आपदाओं के प्रति अधिक संयुक्त प्रतिक्रिया देता है। अतः कथन एक सही है। तो आगे है कि प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यास ऑस सिंडेक्स के माध्यम से रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच काफ़ी अधिक जुड़ाव देखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2019 में द्विवार्षिक अभ्यास के तीसरे संस्करण में ऑस्ट्रेलिया ने 1,000 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई कर्मियों को भारत भेजा, जिसमें 5 जहाज, ऑस्ट्रेलियाई सेना और RAF विमान शामिल थे। वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने के बाद के अभ्यास में भारत ने गतिविधि में भाग लेने के लिए 2 जहाज भेजकर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसका दायरा ऑस्ट्रेलियाई कोविड प्रतिबंधों के कारण कम हो गया था। तो कथन दूसरा इस कारण से सही था। कल जून 2020 में ऑस्ट्रेलिया और भारत ने अपने सचिवों की 2+2 वार्ता यानी रक्षा और विदेश मामले को मंत्री स्तर तक उन्नत किया है। कर व्यापक रणनीति साझेदारी पर जोड़ने के लिए दोनों देशों के मंत्री नियमित रूप से मिलते हैं। कर हाल ही में ये दूसरा था। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली
भारत में आयोजित की गई, जहां दोनों देशों के विदेश मंत्रियों तथा रक्षा मंत्रियों ने बैठक में भाग लिया, इसलिए 2+2 है। आगे देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाहर सुरंग हिमालय की पूर्वी पीरपंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे निर्मित एक राजमार्ग सुरंग है। दूसरा है, कितने कथन सही है ढूंढना है, ठीक है। तो ध्यान देना है, जवाहर सुरंग जो है हिमालय के पूर्वी पीरपंजाल पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अटल सुरंग हो जाएगा। और दूसरा में क्या हो जाएगा, जवाहर सुरंग जो है श्रीनगर और जम्मू के बीच वर्ष भर सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करती है। तो ये रिवर्स करना है नाम को, ठीक है। तो यहाँ पे अब पहला गलती, दूसरा गलती, तीसरा है सिलक्यारा बड़कोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है, जो अभी कोलैप्स किया है और 41 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही। तो कितने सही हैं, तो केवल एक ही सही है, ठीक है, बाकी दो गलत था, रिवर्स हो गया था। देख लेते हैं इसको बढ़िया से। और पर अटल सुरंग जो है रोहतांग सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान देना है कि अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के रूप में भी जानते हैं। जब रोहतांग सुरंग जैसे ही आए अटल सुरंग वो हो जाएगा। तो ये दो नाम याद रखना है। भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली ये याद रखना है, हिमाचल प्रदेश याद रखना है। राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पंजाल जरूर याद रखना है। कभी कभी सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि अटल सुरंग किस में, तो पूर्वी पंजाल और पश्चिमी तो रहेगा, फिर पंजाल, बाकी कुछ भी रहे तो दो तो आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा। श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है, अतः कथन पहला सही नहीं है। फिर है जवाहर सुरंग, इसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। तो ध्यान देना है, जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग कहते हैं, अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग कहते हैं। इस सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर है, ठीक है। कर है यह सुरंग श्रीनगर तथा जम्मू कश्मीर के बीच पूरे वर्ष सड़क संपर्क की सुविधा प्रदान करती है। तो जवाहर सुरंग किसको, श्रीनगर और जम्मू को, और यहाँ पे अटल सुरंग जो है लेह और मनाली को, ठीक है। तो आइए देखते हैं और भी है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे एक निर्माणाधीन सिलक्यारा बरकोटा सुरंग ढह गई, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए। कर सिलक्यारा बरकोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। अच्छा डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं हुआ है क्या, सॉरी डिस्क्रिप्शन ही तो पढ़ रहे थे। आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UNCCD मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों को संबोधित करने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है। फिर है UNCCD के अनुसार वैश्विक धूल उत्सर्जन का 25% प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होता है और शेष 75% के लिए मानव गतिविधियाँ जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो पहला कथन तो सही है, कितने कथन सही है ढूंढना है। दूसरा में गलती थोड़ा सा है कि 75% जो है प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक धूल कण उत्सर्जन होता है और 25% मानव गतिविधियों से। यहाँ पे रिवर्स परसेंट में कर लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो UNCCD मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों को संबोधित करने के लिए स्थापित एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है। इसका आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, फिलहाल हमें नहीं पता है, नहीं देखे इसको। कर वर्तमान में इसे यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कुछ करके होगा, ठीक है। मरुस्थलीकरण है तो डिजर्टिफिकेशन होता होगा, तो क्लाइमेट चेंज ऑफ डिजर्टिफिकेशन ये देख लीजिएगा, अंदाजे बताने की चीज़ नहीं। तो बाध्यकारी ढांचा है। वर्तमान में कन्वेंशन में 197 पार्टियां हैं, जिनमें 196 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो कथन पहला सही था। फिर है कि UNCCD के अनुसार रेत और धूल भरी आंधियाँ प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारकों के कारण होती है। कर वैश्विक धूल उत्सर्जन का लगभग 75% दुनिया के शुष्क क्षेत्रों में प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न होता है, जैसे अति शुष्क क्षेत्र, स्थलाकृतिक अवसाद और शुष्क प्राचीन झील तल। कर शेष 25% का श्रेय मानवीय गतिविधियों को मुख्यतः कृषि को दिया जाता है। तो कथन दूसरा सही नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। हरियाणा के निजी क्षेत्र कोटा कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा के निजी क्षेत्र कोटा कानून, तो
इसको आप देख सकते हैं कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करती है। ये पहला सही है। कर इसमें 10 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता शामिल थे, लेकिन केंद्रीय राज्य सरकार और उनके संगठनों को छूट थी, तो ये भी ठीक है। हरियाणा राज्य का निवासी स्थानीय उम्मीदवार का एक निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करके लाभ उठा सकता है, तो ये भी सही है। थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020 राज्य सरकार द्वारा मार्च 2021 में अधिनियमित किया गया था। कर कानून में 30,000 रुपये, मूल रूप से 50,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाले निजी क्षेत्र के रोजगार में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष तक 75% आरक्षण का प्रावधान है, तो कथन पहला सही है। कर इस अधिनियम में कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म और बड़े व्यक्तिगत नियोक्ताओं सहित विभिन्न संस्थाएं शामिल थी। ठीक है। कर इसमें 10 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ता शामिल थे, लेकिन केंद्रीय राज्य सरकार और उनके संगठनों को छूट थी, अतः कथन 2 सही है। कर कानून के अनुसार नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा और स्थानीय उम्मीदवारों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। कर हरियाणा राज्य का निवासी स्थानीय उम्मीदवार एक निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करके आरक्षण का लाभ उठा सकता है, अतः कथन तीसरा सही है। कर इस कानून का उद्देश्य स्थानीय युवाओं, विशेषकर अकुशल तथा अर्धकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पर उनका कौशल विकास करना एवं अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों की संख्या को कम करना है। तो आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये पहला कथन तो लग रहा है कि सही है। दूसरा है, कितने कथन सही नहीं है ये ढूंढना है, ठीक है ना, यहाँ पे देखना जरूरी है। ये कथन जो पढ़ रहे हैं पहला। दूसरा क्या है, निष्कासन प्रस्ताव का लोकसभा के मामले में 100 सदस्य और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, तो यहाँ भी सही, लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता है कि लोकसभा में 100 है, राज्यसभा में 85 है, क्योंकि और भी कुछ अनुमोदन करना होता है उधर राष्ट्रीय आपातकाल ये सब, तो वहाँ पे 50-50 का कुछ अनुमोदन होता है, तो वो ध्यान में रह जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको गलत मान के निकल जाइएगा। इसलिए ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बात चल रहा है, ठीक है। कर अध्यक्ष सभापति निष्कासन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, तो ध्यान देना ये बाध्य है या फिर यहाँ लचीलापन है, तो वो स्वीकार भी कर सकता है या नहीं भी स्वीकार कर सकता है। तो इस स्थिति में यहाँ पे ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ये दोनों सही हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 2 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। तो आइए देखते हैं। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, कथन 1 सही है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है, ये भी ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चनों में ये भी आता है, ठीक है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया है। लोकसभा के मामलों में 100 सदस्यों और राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव अध्यक्ष सभापति को दिया जाता है, था कथन दूसरा सही है, ठीक है। चलिए थोड़ा और देखते हैं कि अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं, अतः कथन तीसरा सही नहीं, वहाँ बाध्यता नहीं है। कर यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष सभापति को आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करना होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। नाटो गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट की स्थिति में सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो नाटो जो है गृह युद्ध, आंतरिक तख्तापलट अपने सदस्य राज्यों तक इसका विस्तार नहीं है, वहाँ तक इसका पावर नहीं है, इसलिए पहला गलत हो जाता है। जब तक सदस्य देश नाटो से संबंधित कार्यों को कितने सही है ढूंढना है, कार्यों को करने के लिए सहमत नहीं हो जाते, तब तक अधिकांश सेनाएं पूर्ण राष्ट्रीय कमान और नियंत्रण में रहती है, ये ठीक सही है। मेडिटेरेनियन डायलॉग एक साझेदारी मंच है जिसका
उद्देश्य नाटो के भूमध्य सागरीय और उत्तरी अफ्रीका के पास के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं स्थिरता में योगदान करना है। तो ये कथन भी सही ही होना चाहिए, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं कि ये का और गलत है क्या। अच्छा बी ठीक है, एक ही गलत था उसमें, करा और सही ढूंढना था। तो नाटो के सुरक्षा सदस्यों की गृह युद्ध या आंतरिक तथा पलट तक विस्तारित नहीं है। ठीक है, फिर नाटो को उसके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, और अमेरिका नाटो के बजट में लगभग 3/4 का योगदान देता है। करा जब तक सदस्य देश नाटो से संबंधित कार्य करने के लिए सहमत नहीं हो जाते तब तक अधिकांश सेनाएं पूर्ण राष्ट्रीय कमान और नियंत्रण में रहती है। कथन दूसरा भी सही है, पहला तो गलती था। करा है शांति के लिए साझेदारी व्यक्तिगत यूरो अटलांटिक भागीदार देशों और नाटो के बीच व्यवहारिक द्विपक्षीय सहयोग का एक कार्यक्रम है। करा मेडिटेरेनियन डायलॉग एक साझेदारी मंच है जिसका उद्देश्य नाटो के भूमध्य सागरीय और उत्तरी अफ्रीका के पास के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं स्थिरता में योगदान करना है। था कथन 3 सही है। फिर से देख सकते हैं, मेडिटेरेनियन डायलॉग एक साझेदारी मंच है जिसका उद्देश्य नाटो के भूमध्य सागरीय और उत्तरी अफ्रीका के पास के क्षेत्रों में सुरक्षा एवं स्थिरता में योगदान करना है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी किया है। तो ये तो लग रहा है सही है। ठीक है, कितने कथन सही ये बताना है। तो फिर है श्रम बल भागीदारी अनुपात में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2022-23 में कमी आई। तो श्रम बल भागीदारी अनुपात जो है 2017-18 की तुलना में 2022-23 में क्या है, बढ़ी है। तो ये तो गलती हो गया, तो ये गलती हो गया, यहाँ पे गलत कर देते हैं। कर महिला बेरोजगारी दर वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2022-23 में बढ़ी है। तो बेरोजगारी दर बढ़ी नहीं है, इन लोगों की बेरोजगारी दर कमी है। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कि पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। तो केवल एक ही तो सही हो रहा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी की है। कथन एक सही है। LFPR को जनसंख्या में श्रम बल यानी काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध होने वाले को बोलते हैं श्रम बल। व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं, श्रम बल भागीदारी अनुपात को वर्ष, ठीक है, उसको शॉर्टकट में LFPR लेबर फोर्स पार्टीशन, जो भी भागीदारी का क्या होता है, पार्टनरशिप रेशियो, ये हो जाएगा ना, को वर्ष 2017-18 से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 कर दिया गया है। यह 49.8% से बढ़कर इतना हो गया, यानी बढ़ा है। अतः कथन दूसरा सही नहीं था। बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। कर महिला बेरोजगारी दर जो है वर्ष 2017-18 के 5.6 से घटकर वर्ष 2022-23 में 2.9% हो गई। इस प्रकार से कथन क्या है, तीसरा भी वहाँ पे गलत था। ठीक है, वहाँ कम हुआ, बढ़ा हुआ लिखा हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए तो करेक्ट था ही। चलिए आगे 2 क्वेश्चन और होगा। करा है स्पेस एक्स को स्टारशिप अंतरिक्ष यान और सुपर हैवी रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कितने कथन सही नहीं है। करे इसे संयुक्त रूप से स्टारशिप के रूप में जाना जाता है। यह पूरी तरह से पुनः परियोज्य परिवहन प्रणाली पर बना हुआ है जिसे कर्मी दलों और कार्गो दोनों को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अतः कथन एक सही है। करे यह रैप्टर इंजनों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित है जिनमें तरल मीथेन CH4 और तरल ऑक्सीजन LOX का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। स्टारशिप के विकास और निर्माण का कार्य स्टारबेस में होता है। यह ऑर्बिटल मिशन के लिए डिजाइन किए गए विश्व के पहले वाणिज्यिक स्पेस पोर्ट में से एक है। तो यहाँ पे एक भी कथन नहीं सही, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। ठीक है, स्पेस एक्स का यह अंतरिक्ष यान और सुपर हैवी रॉकेट जिसे संयुक्त रूप से स्टारशिप के रूप में जाना जाता है पूरी तरह से पुनः परियोज्य परिवहन प्रणाली पर बना हुआ है जिसे कर्मी दलों और कार्गो दोनों को पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा, मंगल और उससे आगे तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। कथन एक सही है। और इसमें एक्सपेंडेबल मोड में
150 मीट्रिक टन तक और पूरी तरह से पुनः प्रयोज्य रीयूजेबल मोड में 150 मीट्रिक टन तक के पेलोड में परिवहन की क्षमता होती है। स्टारशिप सुपर हैवी रैप्टर इंजनों की एक श्रृंखला द्वारा संचालित है, जिनमें तरल मीथेन CH4 और तरल ऑक्सीजन LOX का उपयोग किया जाता है। ही कथन था, इसलिए ये सही है। करेक्ट। कुल 33 रैप्टर इंजन पहले चरण के बूस्टर को शक्ति प्रदान करते हैं। स्टारशिप के विकास और निर्माण का कार्य स्टारबेस में होता है। यह ऑर्बिटल मिशन के लिए डिजाइन किए गए विश्व के पहले वाणिज्यिक स्पेसपोर्ट में से एक है। कथन तीसरा सही है। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान सभा का गठन जो है देश के संविधान बनाने के उद्देश्य से किया गया था। तो स्वतंत्र रूप से कथन तो सही है। फिर करेक्ट कथन 2, यह एक सदनात्मक निकाय था जिसमें 389 निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, तो ये भी सही है। जो पाकिस्तान के गठन के लिए भारत के विभाजन को अंतिम रूप दिए जाने के बाद घटकर 299 हो गया। ठीक है, तो जब संविधान सभा गठन हुआ था उस वक्त भारत पाकिस्तान साथ में था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया, फिर भी तो संविधान सभा का काम चल ही रहा था संविधान निर्माण होने का। तो उसी बीच जब पाकिस्तान बट गया तो हमारे पास 299 सीट रह गया संविधान सभा में। तो ये भी सही है। अब ध्यान देना है कि भारत की संविधान सभा का गठन देश का संविधान बनाने के उद्देश्य से किया गया था। यहाँ पे उसकी व्याख्या कर दी कि यह एक सदनात्मक निकाय था जिसमें 389 निर्वाचित सदस्य। अब पाकिस्तान का जब गठन हुआ तो भारत के विभाजन के जब हो गया तो इतना सदस्य रह गया। तो ये व्याख्या भी तो कर ही रहा है ना दूसरा। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं। पहला कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन की सही व्याख्या है। ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। तो देख लेते हैं। ठीक है, भारत की संविधान सभा का गठन देश के संविधान बनाने के उद्देश्य से किया गया था। कथन 1 सही है। करिए एक सदनात्मक निकाय था जिसमें 389 निर्वाचित सदस्य थे जो पाकिस्तान के गठन के लिए भारत के विभाजन को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत घटकर 299 रह गया था। तो संविधान सभा क्या था, उसमें क्या हुआ, ये बता रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे विकल्प इसीलिए ए सही हो जा रहा है।